नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए फिर से साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। आपने साइंस पढ़ ली होगी, अब नहीं पढ़ी तो पढ़ लो क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। जीके साइंस आपके एग्जाम में आती है और आपको यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते चलो। आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं ये पता हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिखेंगे, कोशिश करना सही आंसर देने के लिए, और हम पता है कौन से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रखा मिल जाए, ऐसे ही ऑप्शन रखे मिल जाए, यही क्वेश्चन रखा मिल जाए। तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगा तो प्रैक्टिस सेट पेपर तो लगाते चलो, दिन में 2 3 4 प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ। ठीक है, करते इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आप 1 महीने हमारे चैनल से ही जुड़ के पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहोगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जीके साइंस के हो जाएंगे। ठीक है, और जल्द ही मैथ रीजनिंग भी आने वाली है, तो तैयार हो जाइए उसके लिए भी। करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है आपसे। पहले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन। तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। एथिलीन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो। मोस्टली पेड़ धूप से अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की तरफ जाते हैं, जहां उनको सूर्य जिस तरफ मिलता है उस तरफ भागते हैं, और ऐसा पादपों में हार्मोन रहता है, उसका नाम है आपका ऑक्सिन हार्मोन। इसके कारण ऐसा होता है कि जिस तरफ धूप मिलेगी, सूरज दिखेगा, उस तरफ पेड़ ज़्यादा बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, बताइए। जिब्रेलिन ये पादप वृद्धि हार्मोन है, ये इनमें से किसके द्वारा निकाले जाते हैं। तो याद रखना, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन होता है और ये आपका कवकों से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कवक राइट आंसर है प्रश्न के लिए, कवक। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन बताइए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। तो कोशिकाओं के विभाजन में मदद करने वाला जो पादप हार्मोन है वो है आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं को विभाजित करता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जो बौने पौधे होते हैं उनको किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है। तो याद रखना है, बौने पौधों को जिब्रेलिन की मदद से लंबा किया जा सकता है, अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है। पशुओं में होता है हीमोग्लोबिन और पौधों में क्या होता है। तो पशुओं में होता है हीमोग्लोबिन और पौधों में आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, क्लोरोफिल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए, बताइए। ऑक्सीनोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा पौधों में वृद्धि मापने के लिए। पौधों में वृद्धि को मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, बताइए। अग्नि नीरजा रोग इनमें से किससे संबंधित है। तो याद रखना, जो अग्नि नीरजा रोग होता है ये सेब से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर ए, सेब से संबंधित रोग है अग्नि नीरजा रोग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नीरजा रोग के लिए। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है किस लिए। पौधों के अंदर जो फ्लोएम होता है मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्लोएम के लिए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आहार वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम से पेड़ पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है। जाइलम जो है ये पानी को सभी जगह ले जाता है, और फाइलम फूड मतलब खाने को ले जाता है। फाइलम से फूड, जाइलम से जल। ठीक है, फाइलम से फूड, फाइलम ले जाएगा भोजन को और जाइलम ले जाएगा जल को। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है बहुत फेमस पुस्तक है साइंस की, ये किसके द्वारा लिखी गई है।
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, चार्ल्स डार्विन। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है बताइए? होम्योपैथी के संस्थापक इनमें से कौन है होम्योपैथी के संस्थापक? तो याद रखना है आपको, होम्योपैथी के संस्थापक हैं आपके हाइनेमैन, ऑप्शन नंबर बी हाइनेमैन, ये होम्योपैथी के संस्थापक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, हाइनेमैन। ये आपके होम्योपैथी के संस्थापक हैं हाइनेमैन, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा गलत दिया गया है? किसने किसकी खोज की? एक कोई गलत दिया गया है, आपको बताना है कौन सा। तो कुष्ठ रोग के उपचार के लिए जोसेफ लिस्टर नहीं जाने जाते। कुष्ठ रोग के लिए जोसेफ लिस्टर नहीं जाने जाते। जॉन ई साल्क ने पोलियो के विरुद्ध टीका खोजा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दिया गया है। अब आपको बताना है, यदि आप में से किसी को पता है तो जरूर बताइए या सर्च करके बताइए कि कुष्ठ रोग के उपचार की खोज किसने की है। कुष्ठ रोग के उपचार की खोज के लिए कौन जाना जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया बताइए? रेड डाटा बुक जो है इसमें इनमें से किसका विवरण दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेड डाटा बुक जो है इसमें संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया गया है रेड डाटा बुक में। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो आपका पड़ता है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान के लिए लखनऊ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। एक सेकंड, लखनऊ टिक लगा दें, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत के अंदर वन अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये आपका पड़ता है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी देहरादून यहाँ पर राइट आंसर है वन अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक बताइए कौन है? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना थर्मस फ्लास्क, इसके आविष्कारक हैं डेवर। ऑप्शन नंबर डी डेवर यहाँ पर राइट आंसर है, डेवर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसके द्वारा? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बैटरी के द्वारा राइट आंसर है, बैटरी। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? विद्युत मरकरी लैंप में, तो याद रखना है विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। कम दाब पर पारा भरा होता है विद्युत मरकरी लैंप पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1 वोल्ट कितने के जूल या कूलाम के बराबर होता है या न्यूटन के बराबर? तो 1 वोल्ट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है? एक बिल्कुल शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ होगा, उसका जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, एक शुद्ध प्रतिरोधक जो रहेगा उसका पावर फैक्टर रहेगा 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। एक शाकाहारी को अपने शरीर की आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस इनमें से किससे मिलेगा? तो याद रखना है दूध से आवश्यक फास्फोरस मिल जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस दूध से मिलेगा शाकाहारी व्यक्ति को। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ट्यूबरोक्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी का टीका ट्यूबरोक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरोक्लोसिस। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित? एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है और ये बीमारी आपकी आंखों से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी आंखों से संबंधित बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, आंखों से संबंधित बीमारी। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ बताइए कौन सा है? तो हमारे भोजन के अंदर संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जो है वो है आपका विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन और खनिज हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विटामिन और खनिज। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है किसको? एक चुंबकीय क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करेगा।
ऑप्शन नंबर सी अल्फा और बीटा कण को विक्षेपित करेगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो घाव भरने में सहायक यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन सी होता है घाव भरने में सहायक, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? भेदन क्षमता अधिक है किसकी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक है, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में पैदा होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में पैदा होती है? तो याद रखना है, सूर्य में हाइड्रोजन का संलयन होता है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का संलयन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गंदे जल से हो सकता है, जलवाहित रोग है, तो दस्त एक जलवाहित रोग है, ऑप्शन नंबर ए दस्त यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एक जलवाहित रोग है। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? ग्लूकोमा किस अंग की बीमारी है? तो आपको याद रखना है, जो ग्लूकोमा है ये मानव शरीर के आंख की बीमारी है, ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर ए मानव शरीर के आंख की बीमारी है ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर के आंख की बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहां पर? मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर संचित रहता है? तो याद रखना है, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर ए यकृत में संचित रहता है विटामिन ए मानव शरीर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस, तो डायलिसिस जो किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा, शरीर की किडनी में यदि समस्या हो, वक या किडनी में समस्या हो तो डायलिसिस करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी शरीर में किडनी में समस्या हो तो डायलिसिस करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र बताइए कौन सा है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो आवश्यक यंत्र है वो है आपका बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर आवश्यक होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी बनती हैं? तो परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी गामा किरणें यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप गामा किरणें परमाणु में मिलेंगी। यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में क्या होते हैं? तो यूरेनियम 235 नाभिक जो रहता है इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 235 होती है। यूरेनियम 235 मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 235 है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो आवाज जो गूंजती हुई सुनाई देती है, कम से कम 17 मीटर का अंतर होना चाहिए किसी भी दीवार और व्यक्ति के बीच में जहां से प्रतिध्वनि सुनाई देगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण बताइए। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु जो उपकरण यूज करते हैं उसका नाम है सोनार, ऑप्शन नंबर बी सोनार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सोनार। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कौन सी यहां पर युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी? बताइए, विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करेगी, कौन सी ऐसी युक्ति है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है कौन सा है? तो उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में सूर्य जो है पश्चिम में उदय होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर शुक्र ग्रह।
अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन बताइए। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, आकाश में जो उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स जो भेजे जाते हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से पूर्ति होती है? तो सौर ऊर्जा से, सौर सेल से। ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा या सौर सेल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण से नहीं होती? वायरस से नहीं होती तो देखो, खसरा, सार्स और चेचक होता है। टाइफाइड वायरस से नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड बीमारी जो है ये वायरस से नहीं होती, राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है किससे? तो एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड जो बनता है ये गैलियम आर्सेनाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश उत्सर्जित जो डायोड बनते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी, गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है किस प्रकार का? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपका टेट्रावैलेंट अर्धचालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टेट्रावैलेंट अर्धचालक कहलाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? तुरंत ऊर्जा या त्वरित ऊर्जा के लिए? तो त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होगा विटामिन डी। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग बताइए। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज। दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। दूध का घनत्व, तो दूध का जो घनत्व होता है ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सीस्मोग्राफ से, तो सीस्मोग्राफ जो होता है उससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ई, भूकंप की तीव्रता को सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है एक्टिनोमीटर से, एक्टियोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एक्सरे का आविष्कार, तो जो एक्सरे का आविष्कार किया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। रोन्टगन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, रोन्टगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, बताइए रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, राइट आंसर है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को, तो जो खाद्य ऊर्जा रहती है इसको हम क्लोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरी में माप सकते हैं खाद्य ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्लोरी। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को यहाँ पर आपको जो कार्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार जो है, प्रकाश के परिकरण के आधार पर नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परिकरण के आधार पर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन के जो आविष्कारक थे वो थे आपके जे.एल. बेयर्ड। ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग, तो रडार का प्रयोग यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर एक प्रकार का क्या है? लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर जो है एक प्रकार का हाइड्रोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर ये एक प्रकार का हाइड्रोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए, हाइड्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? डायबिटीज बीमारी, तो डायबिटीज जो बीमारी है ये शरीर के पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए, शरीर के पैंक्रियाज को डायबिटीज बीमारी प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। किस रोग, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो पानी के माध्यम से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंदे पानी से या पानी प्रदूषित हो तो हैजा रोग होगा। ऑप्शन नंबर डी, हैजा रोग यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु लिखा है, विषाणु होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु या वायरस से होता है? तो याद रखना विषाणु या वायरस से मम्मस, पीलिया, चेचक ये सभी रोग होंगे। ऑप्शन नंबर डी, मम्मस, पीलिया, चेचक ये सभी रोग होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ये सभी वायरस या विषाणु से होने वाले रोग हैं। 1 किलोग्राम वायु को संपीड़क में
संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान बताइए। तो यदि आपको कंप्रेसर में 1 किलोग्राम वायु को भरना हो तो सूचकांक का मान 1.41 होगा, तो न्यूनतम होगा किया गया कार्य, वर्क न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक यंत्र जो दशमलव को द्विआधारी अंक में बदल देता है, कौन सा है? तो एक यंत्र जो दशमलव को द्विआधारी अंक में बदल देगा उसको कहते हैं एनकोडर, ऑप्शन नंबर बी, एनकोडर कहा जाता है। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता मापने वाला यंत्र आपका हाइग्रोमीटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है कौन? तो मानव में प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण होता है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर डी। रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग होता है, किस कारण से? तो रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का यूज होता है पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, पटरियों की आवश्यकता रिकॉर्ड करने के लिए। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था सैमुअल कोहेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल कोहेन। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रस्तुत किया था न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो भारत में नेल्लोर नाम की भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी, नेल्लोर। पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल बताइए। तो पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है आपकी सूकर या सुअर, पिग जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले के जबड़े में स्थायी कृदंतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मवेशियों में और भैंसों में 8 स्थायी कृदंत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 8 स्थायी कृदंत होते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई बताइए। तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है आपकी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। प्रेरकत्व की यूनिट बताइए क्या है? तो प्रेरकत्व की यूनिट है आपकी हेनरी, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरकत्व की यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है? घनत्व की सही इकाई, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो संवेग है वो भी दुगना हो जाएगा। पिंड की गति दुगनी करोगे, संवेग दुगना हो जाएगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कब? तो किसी घर्षणहीन सतह पर यदि आप रख दोगे तो पिंड का भार शून्य कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर निम्नलिखित में से किस देश में अधिक प्रचलित है? तो एक्यूपंक्चर थेरेपी ये चीन में अधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी, चीन में। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर झुके रहते हैं, इसका रीजन क्या है? जो पहाड़ पर आप चढ़ोगे, तिरछे किसी भी पहाड़ पर स्लाइड पे चढ़ोगे तो हल्का सा आगे की ओर झुक के चढ़ते हैं, इसका रीजन क्या होता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना। गति बढ़ाने के लिए या स्थिरता बढ़ाने के लिए, गति को तेज करने के लिए या स्थिरता को सही करने के लिए, कमेंट करके इसका आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।